आज इंटीग्रेशन चैप्टर में हमें टेक्निक्स डिस्कस करनी है इंटीग्रेशन की। सबसे पहले इसमें आता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। हम इसको डिस्कस करना है। साथ में जहाँ ही इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आती है वहाँ पर हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होता है, जिसकी डेफिनेशन है एनी डिफरेंशियल इक्वेशन विद इनिशियल कंडीशन इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। कि आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है, सर इसमें डिग्री का कोई रोल नहीं होता, डिग्री कोई भी हो सकती है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो डिग्री मीन्स के डेरिवेटिव, हायर डेरिवेटिव। अगर डेरिवेटिव 1 है इट्स मीन डिग्री 1 है। आपने डिग्री को पावर नहीं किया है ना, पावर डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसे हम कहते हैं। ठीक है, आपने कभी भी डेरिवेटिव को डिग्री कह सकते हैं, लेकिन ऑर्डर कह सकते हैं, लेकिन आपने पावर नहीं कहना। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है, ठीक है, और उसके साथ जो कंडीशन गिवन होगी, इनिशियल कंडीशन, उसमें क्या होता है, इनिशियल कंडीशन के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है, यानी कि एक पॉइंट पर कंडीशन गिवन होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास वी टी है, ये किसी एक पॉइंट पर है। अगर मैं इसमें कोई पर्टिकुलर एग्जांपल हूँ, आप इसे वी ए कह सकते हैं। अगर और पर्टिकुलर एग्जांपल दे दें तो इसे आप जीरो भी कह सकते हैं पॉइंट को, इसे आप पाई भी कह सकते हैं। यानी कि एक पॉइंट पर एक कंडीशन गिवन हो, उसे हम इनिशियल कंडीशन कहते हैं। इनिशियल कंडीशन बेसिकली हम इसे टाइम कंडीशन भी कहते हैं, अगर हमने इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन कर दी है। ठीक है, आप कह सकते हैं इसे ऐसी कंडीशन जो एक पॉइंट पर डिफाइन हो, डिफाइन ओनली वन पॉइंट, वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास इनिशियल कंडीशन होगी। अच्छा, अब अगर इनिशियल कंडीशन के साथ आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो उसे हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी कहते हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हम शॉर्टकट फॉर्म में IVP भी कहते हैं। इसका मतलब यही होता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। यहाँ पर मैं कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल y प्राइम प्लस बी वी वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ये कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिख ली है। अगर इसकी कंडीशन गिवन हो, जैसे कि v0 इज इक्वल टू, चले y का, क्योंकि ये y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने कोई भी कंडीशन दे दी, लेकिन ये सिर्फ एक कंडीशन गिवन है एक पॉइंट पर। ठीक है ना, इसमें कोई डिफरेंट पॉइंट नहीं है, यानी ना ही दो पॉइंट है ना। ठीक है ना, एक पॉइंट पर एक ही कंडीशन गिवन है। तो इस टाइप की आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो एक कंडीशन के साथ अपीयर हो उसे हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। सिंपली हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को लिखने के बजाय IVP लिख देते हैं। ये तो सिंबॉलिकली था। अगर हमने इसे इस तरह की फॉर्म में लिखना हो dy/dx, तो तब भी ये इसी तरह से होगा। ऑर्डर का कोई फर्क नहीं होता, आप इसको 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, बस कंडीशन का फर्क है। एक कंडीशन हो तो वो आपके पास इनिशियल होती है। जैसे आप वी जी प्राइम, सेम नोटेशन में लिख लेते हैं। यहाँ पर डेरिवेटिव होगा जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर कर लें एच ऑफ एक्स, यहाँ पर आप ले लें y1 इज इक्वल टू -1। ये भी आपके पास इस टाइप की इक्वेशन को हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलेंगे। इसमें एक ही कंडीशन आपके साथ क्लियर हो रही है डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। अब आ जाए बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। जहाँ पर इनिशियल का डिस्कस करते हैं वहाँ पर थोड़ा सा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी आता है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ, यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पर आपने बाउंड्री कंडीशन लिखी। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बाउंड्री कंडीशन के साथ अपीयर हो उसे हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं।
ये बाउंड्री वैल्यू आ जाएगा, बाउंड्री कंडीशन के साथ अपीयर हो। और बाउंड्री कंडीशन क्या होती है? बाउंड्री कंडीशन आपके पास ऐसी होती है जो 2 पॉइंट पर हो। वो 2 पॉइंट सेम नहीं होंगे, जिस तरह इनिशियल कंडीशन में 1 पॉइंट था वो सेम होता है, इसमें आपके पास डिफरेंट पॉइंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं वाई ए एंड वाई बी, ये 2 आपके पास पॉइंट हो सकते हैं जिस पर आपके पास कंडीशन गिवन हो सकती है। अगर हम ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग लिखें, इन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशन को विद हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन के साथ अपीयर करें तो देखते हैं कैसे होगी। y प्राइम प्लस बी जी एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स। ये मैंने कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख ली है। अच्छा, अब इसमें मेरे पास 1.1 जिस पर आंसर इसका 0 आ रहा है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है -1 जिसका आउटपुट 1 आ रहा है। अब ये देख रहे दोनों पॉइंट है लेकिन डिफरेंट पॉइंट है, एक 1 और एक -1 है। अगर 2 डिफरेंट पॉइंट पर कंडीशन गिवन हो इस टाइप की ये इन कंडीशन को हम बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं। अगर बाउंड्री कंडीशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ अपीयर हो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे BVP, इट्स मीन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 2y प्राइम प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ठीक है, और एक में y 0 पर 1 है और y 5 पर 0 है। ये मैंने कोई भी ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास से ले लिए, साथ में इसकी कंडीशन भी गिवन कर दी है, तो ये आपके पास इस तरह से जो बाउंड्री वाली प्रॉब्लम इस तरह है। मैंने कहा कि इसके ऑर्डर का कोई होगा नहीं, ऑर्डर आपके पास 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ये जो आपके पास डेरिवेटिव की जो होते हैं कि ये कितने डेरिवेटिव, वैसे हम ऑर्डर कहते हैं, डिग्री भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये y3 है, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास ये चीज आ गई, फॉर एग्जांपल ये, इसको हमने देखना हायर ऑर्डर कौन सा है। हायर ऑर्डर इसका जो है आपके पास डिग्री 3 है, तो ये 3 ऑर्डर डिग्री हो जाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3rd आ जाता है। हमें से पावर नहीं बोलना, पावर हम तब कहेंगे अगर हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखनी है। ये आपके पास इसकी पावर 1 है, ठीक है ना। अगर 2 होती तो हम इसकी कहते हैं पावर 2 है। तो ये जो डेरिवेटिव है ये डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये पावर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, हम इसे पावर में नहीं लेंगे, डिग्री या ऑर्डर बोलेंगे। तो पावर होती है डेरिवेटिव की जो आपके पास पावर है, उसे हम पावर में लेंगे। एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ v, आपने v फाइंड आउट करना है। व्हेन गिवन IVP, इट्स मीन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज dy by dt इज इक्वल टू 9.8, v at point 0 is equal to 0। आपके पास ये कंडीशन गिवन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अच्छा, ये कंडीशन आपके पास एक पॉइंट पर एक कंडीशन गिवन है, तो इट्स मीन ये आपके पास इनिशियल कंडीशन होगी, इसे हम इनिशियल कंडीशन कहते हैं। हमने फाइंड आउट क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमने इसको इक्वेशन में लेकर जाना है, यानी कि हमने इसकी v फाइंड आउट करनी है। तो एक सिंपल सी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। उस इक्वेशन का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो उसका आंसर यही आएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह से हम इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन आपका स्टार्ट हो रहा है। पहले जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम लिखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है dy
v over dt इज इक्वल टू 9.8। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। अब हमने इसको v में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। बोथ ऑफ साइड हम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे विद हेल्प ऑफ dt। अच्छा, यहाँ पर एक बात माइंड में रखने वाली है, जो अगर हमने ये आपके पास dv इंटेग्रल हो इस तरह से हो, ये वाला d इस t को कैंसिल आउट कर देता है, तो आपके पास आंसर v आता है। ठीक है, अगर y प्राइम है, इसका हम इंटेग्रल फाइंड आउट करें तो ये आपके पास y आएगा। इसी तरह अगर इसका ऑर्डर इंक्रीज कर दें, 2 कर दें, तो ये आपके पास y प्राइम आएगा। ठीक है, याद रखने के लिए आप ये कह सकते हैं, अगर कोई भी वेरिएबल हो जिसकी पावर n हो, अगर आप उसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करें तो वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए n-1 हो जाएगा, n-1। ठीक है, वो इस तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इंटेग्रल अप्लाई कर देंगे बोथ ऑफ साइड। ठीक है, हम इंटेग्रल अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके, t लेंगे। ठीक है ना, हमने t यहाँ पर t लेंगे, आपके पास फंक्शन इन फॉर्म ऑफ t होगा। आप यहाँ डिनोमिनेटर में देखते हुए वो वाले वेरिएबल ले सकते हैं, जो भी वेरिएबल हो, थीटा हो, x हो, y हो, जो भी हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपने इंटेग्रल अप्लाई करना। अब हम अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, dv ओवर dt, तो इस तरह से ही आ जाएगा। ये हमने इंटेग्रल लिया विद रिस्पेक्ट टू dt, बोथ ऑफ साइड लेंगे, ये आपके पास है 9.8 dt। इंटेग्रल ले लिया, अब हम इसे सॉल्व आउट कर लेंगे। अच्छा, ये dt इस t से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये d इस इंटेग्रल को कैंसिल आउट कर देगा। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा v। फंक्शन किसका है, t का फंक्शन है। उसके बाद आपके पास ये, इसको सॉल्व आउट करेंगे, अगर कांस्टेंट इनसाइड ऑफ इंटेग्रल आ जाए, उसे हम आउटसाइड लिख सकते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 9.8 इंटेग्रल t। अब इसको हम इजीली 1 dt इस तरह से लिख दिया। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि वेरिएबल t है, x नहीं है, तो हम t ही लिखेंगे। इट्स मीन t का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ पर आपके पास vt 9.8 t हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये आपके पास इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इसमें आपके पास इंटीग्रेशन लिमिट्स नहीं है, तो हम इसके आंसर में प्लस c भी लगाएंगे। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई है, जिसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अच्छा, अब इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 9.8 t प्लस c। ठीक है, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों सेम थिंग है। अब हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को तो सॉल्व कर लिया, उससे हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है। अब ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंडीशन गिवन थी, इसको हमने देखना है किस तरह से यूज करेंगे। इसको यूज करने का ये हमारे पास एक क्या एडवांटेज होता है कि c की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी कांस्टेंट a b c जो भी हो, उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है इन कंडीशन के थ्रू। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पर फिलहाल कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट c है, तो वो निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, v0 एंड 0 का, ये आपके पास है v0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वेरिएबल क्या t है, t आप 0 पुट करेंगे, इनपुट में आपने t इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो आउटपुट आपके पास v एट पॉइंट 0 पर 0 होगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने करना है कि इक्वेशन t में t की वैल्यू पुट करनी है, जो कि है 0। किसमें पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपने t की वैल्यू पुट की है, तो ये आपके पास इक्वेशन है t 0 इज इक्वल टू
आपने टी जीरो क्यों पुट किया? क्योंकि आपने ये चीज यूज करनी थी, इस वजह से आपने टी को जीरो पुट किया। टी की जगह कोई भी वेरिएबल हो उसकी जगह आपने ये वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपके पास टी है, 9.8 के साथ टी मल्टीप्लाई हो रहा है, टी की वैल्यू तो जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा प्लस सी। अब कंडीशन क्या गिवन है, वी एट पॉइंट जीरो पर आंसर आपके पास क्या होगा, जीरो होगा। इसकी जगह हम जीरो पुट कर देंगे, यानी कि हम इस वैल्यू को यूज कर रहे हैं। तो ये आपके पास ये तो जीरो हो जाएगा, और ये सी आपके पास जीरो हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो आपके पास होगा, वो आपके पास कर्व होगी वी टी इज इक्वल टू 9.8 टी। अगर आप इसका इन्वर्स प्रोसीजर देखें, इन्वर्स प्रोसेस, तो वो आपके पास क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ले लें तो ये आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। इन्वर्स प्रोसीजर भी करें तो आपके पास इस कर्व से ये डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली बन सकती है, ठीक है। आपने यही कर्व फाइंड आउट करनी थी, जहाँ पर कर्व की जगह कर्व भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ v, इट्स मीन आपने v निकालना था, v निकाल लिया जो क्या है 9.8 t। और एग्जांपल है, यहाँ पर फाइंड द कर्व, यहाँ पर थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करती है, whose slope is 3x square if the curve required to pass through the point, ये पॉइंट है। अब हमने देखना है हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं। ये आपके पास है फाइंड द कर्व, तो कोई भी ले लें, आप u भी ले सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ कर्व को आप v भी कह सकते हैं, t भी कह सकते हैं, y भी कह सकते हैं, ठीक है। अब स्लोप है, स्लोप आपके पास किसके इक्वल होती है ना, स्लोप आपके पास होती है dy by dx के इक्वल होती है। अब यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन है 3x स्क्वायर है, यानी कि वो कह रहा है जो स्लोप है इट्स मीन m है वो किसके इक्वल है, वो आपके पास है 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास जो वेरिएबल है x के यानी विद रिस्पेक्ट टू x है, तो आप डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x ही लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप y की जगह u भी ले सकते हैं, t भी ले सकते हैं, v भी ले सकते हैं, थीटा भी ले सकते हैं, ये डिपेंड करते हैं आप पर। अब यहाँ पर कौन सा वेरिएबल, मैं यहाँ पर y ले लेती, y कर लिया, ये आपके पास है 3x के, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस एग्जांपल में गिवन है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, डेरिवेटिव आपके पास है विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब बात रह गई है कंडीशन की, ये जो पॉइंट है इसको हम x कहते हैं और y को हम ये वाला -1 कहते हैं, ठीक है, ये पॉइंट P वाला जो होता है। अच्छा, x आपके पास क्या होता है, इनपुट होता है, जब हम इनपुट देते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास आउटपुट आता है, जिसे हम अमूमन y भी बोलते हैं, ठीक है। तो जिस तरह आप इससे कहते हैं f of x इज इक्वल टू y, ये वो वाली चीज आ रही है आपके पास। अब यहाँ पर आपके पास y है, ठीक है, और x है, तो यहाँ पर आप देख लें y में आपने इनपुट किस चीज का देना है, 1 को इनपुट कहेंगे तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, -1 आएगा। ये कंडीशन आपके पास की है। यहाँ पर y क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने वेरिएबल y लिया था, इस वजह से यहाँ पर मैं y ले रही हूँ। अगर यहाँ पर v t थीटा जो भी लेना उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी लेने थे। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन और कंडीशन गिवन, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द कर्व, कर्व फाइंड आउट करना है। इसमें मैंने y लिखा हुआ है ना, तो इसमें मैंने y निकाल लिया। यहाँ पर आप जिससे भी कर्व को सिंबलाइज करेंगे आपने वही वेरिएबल लेना, मैंने यहाँ पर y लिया हुआ। इंटीग्रल अप्लाई करेंगे बोथ ऑफ साइड, विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे इंटीग्रल, तो ये आपके पास हो जाएगा dy by dx is equal to इंटीग्रल 3x square dx, ठीक है। इसे सॉल्व आउट किया तो ये आपके पास y आ जाएगा, ये कर्व आ गई y इन फॉर्म ऑफ x, एंड 3 कांस्टेंट है आउटसाइड ऑफ इंटीग्रल आ जाएगा x स्क्वायर dx, यहाँ
वाई एक्स इज इक्वल टू 3। अब ये आपके पास क्या है, हमें पता है अगर डेरिवेटिव आगे मौजूद हो, इसका डेरिवेटिव 1 है तो पावर इंक्रीज होती है, तो ये आपके पास हो जाएगा x2 + 1 2 + 1, क्योंकि ये विदाउट लिमिट है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन किया है तो यहाँ पर आपके पास c आ जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा y ऑफ x इज इक्वल टू ये 3, ये वाले 3 से कैंसिल आउट, x2 + 3। आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, इसे आप कह लें इक्वेशन बी। अब इक्वेशन बी में आपने इस कंडीशन को यूज करना। अब हम इस कंडीशन का यूज क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पुट करें इन इक्वेशन बी में, देन देखते हैं क्या आती है आपके पास वैल्यू। तो हमने y1 इज इक्वल टू 1 + c, y1 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, वो गिवन है -1, तो यहाँ पर इसकी जगह -1 पुट कर देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 + c, ये वहां पर चल जाएगा तो -2 + c। तो अगर फाइनल आंसर इसका लिखेंगे जो कि आपके पास है y ऑफ x इज इक्वल टू x³ -2, ये आपके पास फाइनल आंसर है। ये आपके पास तथ्य जिसका डेरिवेटिव आपके पास ये आया dy/dx 3x। इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बुक से, 4.2 एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन आपने 10 से 22 ट्राई कर लेंगे। बीच में से कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। dx/dt इज इक्वल टू cos t + sin t कंडीशन गिवन है आपके पास x5 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास नीचे वाली प्रॉब्लम की है ना, इसमें से हमने कल फाइंड आउट करनी है, अगर कितना हमने dx के फाइंड होगी, यानी कि हमने ये चीज निकालनी है। इसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रल अप्लाई करेंगे बोथ ऑफ साइड, dx/dt इंटीग्रल हमने विद रिस्पेक्ट टू t लिया है, cos t + sin t dt इज इक्वल टू, इसे हम स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेशन कर सकते हैं जो हमने रूल किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो इसे हम लिख सकते हैं cos t dt प्लस sin t dt। इसे सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ से ये तो इसे कैंसिल आउट, ये इंटीग्रल के साइन को काट देता है, तो यहाँ पर तो xt आ जाएगा, st आ जाएगा। अब cos t का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता, माइनस साइन होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में ये दोनों अपोजिट होते हैं इनके साथ। cos t आपके पास -sin t नहीं होगा, वो डेरिवेटिव तो होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में आपके पास sin t होगा। जैसे एंगल का डेरिवेटिव 1 है, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। sin t का इंटीग्रल आपके पास क्या होता है, -cos 3 प्लस c आ जाएगा, तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी
cos of t is equal to sin t minus cos t प्लस सी। अब सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसके थ्रू, इस कंडीशन के थ्रू जो हमारे पास कंडीशन गिवन है। इसे आप इक्वेशन 1 कह लें अपनी इजी के लिए। तो यहाँ पे हमने कह दिया इक्वेशन 1 बिकम्स टी में हम टी की जगह हमने टी की वैल्यू पुट कर दी जो कि पाई है। एस पाई इज इक्वल टू साइन पाई माइनस cos पाई प्लस सी। साइन पाई किसके इक्वल, एस पाई किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। साइन पाई की वैल्यू 0 है, माइनस cos पाई की वैल्यू -1 है, प्लस सी। माइनस माइनस प्लस 1 होता है। इसे वहां पे ले जाएंगे तो ये 1 - 1 इज इक्वल टू सी। तो ये आपके पास आंसर आया सी इज इक्वल टू 0, यानी कि सी की वैल्यू 0 आई। तो ये इक्वेशन आपके पास का जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो आपको चाहिए है, तो ये कर्व आपके पास बन जाएगी साइन टी इज इक्वल टू cos t प्लस माइनस cos t प्लस साइन टी। पाई की वैल्यू आपके पास 0 ही रहेगी। ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। इक्वेशन की जो कर्व होगी वो इस फॉर्म में होगी साइन टी माइनस cos टी। ये आपके पास इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये इस तरह से इसके क्वेश्चन हो जाएंगे। सिंपली है, बस आपने क्या करना है, इंटीग्रल अप्लाई करना है, उसके बाद कंडीशन पुट करके इसका आंसर निकालना है। इसी तरह क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है डी आर ओवर डी टी। अच्छा, ये किसके इक्वल है, ये आपके पास इक्वल है cos पाई थीटा, और जो कंडीशन गिवन है वो है r 0 पर 1। ये आपके पास कंडीशन गिवन है। इस बेसिकली हमने इसमें से क्या निकालना, कर्व निकालना है। इट मीन हमने r थीटा निकालना। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने वही अप्लाई करना है, इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे बोथ ऑफ साइड। तो वो आपके पास हो जाएगा डी आर ओवर डी थीटा। किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रल लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे। ये आपके पास हो जाएगा cos पाई थीटा डी थीटा। अच्छा, इसका आंसर तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो r आ जाएगा। r किसका फंक्शन है, t जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि ये किसका प्रोसीजर है। अच्छा, cos की इंटीग्रेशन तो आपके पास साइन आती है, साइन पाई थीटा आ जाएगा। मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर आप एंगल का डेरिवेटिव ले रहे हैं, फंक्शन और जो भी हो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, तो डेरिवेटिव में तो वो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इंटीग्रल में वो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसका एंगल आपके पास क्या है, पाई थीटा एंगल है cos का। तो इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो पाई आता है, तो पाई क्या होगा, डिवाइड होगा, प्लस सी आंसर आ जाएगा। सी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपके पास गिवन क्या कंडीशन है, यहाँ पर आपके पास गिवन कंडीशन है कि
आर में अगर आप जीरो पुट यानी कि थीटा की वैल्यू आप जीरो पुट करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये कंडीशन आपके पास गिवन है, ये वाली। इस कंडीशन को हम यूज करेंगे। बेसिकली आपने इस लेवल पर आपने ये कंडीशन नहीं निकालनी, ये कंडीशन कैसे आई है आपने इस लेवल में ये सीखना है, इस कंडीशन को कैसे यूज करना। ठीक है, सर सलीम आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आपने ये कंडीशन ही निकालनी किस तरह से, आपको इस लेवल पे ये कंडीशन आनी चाहिए। तो ये इसका मतलब कि आपके पास जो वेरिएबल है इन फॉर्म, जैसे जिस तरह आप फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स, एफ किसका फंक्शन है, एक्स का है, यानी कि एक्स के फॉर्म में आपके पास होगा तो उसकी वैल्यूज आप पुट करते हैं। यहाँ पर फंक्शन डिफरेंट है, टी आ रहा है, थीटा आ रहा है, डब्ल्यू आ जाएगा, वाई एक्स इस तरह से आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू से दी गई। इट्स मीन आपके पास यहाँ पर जो फंक्शन था वो थीटा था, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू आप जीरो पुट कर दी है किसमें, जो आपके पास ये कंडीशन आपने निकाली है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में से पुट कर दें तो इक्वेशन 1 में जब आपने थीटा की वैल्यू जीरो पुट किया तब भी ये आर जीरो होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, आर जीरो इज इक्वल टू 1। हमने इस कंडीशन को यूज करना है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, साइन पाई, थीटा की जगह जीरो आ जाएगा, ये आपके पास पाई होगा, प्लस सी। अच्छा, आर जीरो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो 1 लिख देंगे। ये तो पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी, तो सी आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जो इसका फाइनल रिजल्ट होगा वो आपके पास क्या होगा, आर थीटा इज इक्वल टू साइन पाई थीटा ओवर पाई। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है, ये आपने कर्व निकाला। एक आंसर मैं आपको लिख देती हूँ, सेकंड डेरिवेटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव गिवन है, ठीक है, उसे हमने किस तरह करना, इसी तरह हायर डेरिवेटिव 2 3 के लिए देख लें नीचे, बाकी बुक जो जिसको फॉलो कर रहे हैं आप लोग उसमें देख लें नीचे वाले प्रॉब्लम है में कौन से आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा चैप्टर। जो रह गया ना अटेंडेंस वाले, ये ग्रुप में कर दिया करें मैसेज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास इसके जो दूसरी टेक्निक है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हमने क्या करना है, बेसिकली जिस तरह चेंज रूल आपके पास डेरिवेटिव का है, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन भी आपके पास चेंज रूल है, लेकिन किस फॉर्म में, इंटीग्रेशन के लिए। The process of evaluating integral by converting this with the substitution is called, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ऐसा हम लिखते हैं, मीन सब्स्टिट्यूशन मेथड है। फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो सकती है इस तरह से, एफ जी ऑफ एक्स, आगे उसका डेरिवेटिव भी आपके पास गिवन होता है, इन्वॉल्व होता है, आपने खुद जज करना होता है कि आप क्या सब्स्टिट्यूट करें, इक्वेशन आपके पास सिंपली 5 बन गए। तो ये आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन है, ठीक है, गिवन है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन कोई भी वेरिएबल के इक्वल रख लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर u को रख लें आप जी ऑफ एक्स,
वहाँ से आप इसका डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे। किस तरह करेंगे? इसका डी यू किसके इक्वल होगा? डी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का स्टेप है। फिर से आपने इस इंटीग्रल इक्वेशन में अप्लाई कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा एफ ऑफ यू, और जी प्राइम जो है किसके इक्वल है? डी यू के इक्वल है, तो ये आपके पास डी यू आ जाएगा। तो इसे आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास जो रिजल्ट आया विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में थी, इसमें आपने ये बस किया है, सब्स्टिट्यूट कर लिया। आपने क्या किया? यू को जी ऑफ एक्स के इक्वल रखा, फिर उसका डिफरेंशियल लेकर अगेन उसे पुट कर दिया। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपके पास इंटीग्रेशन सॉल्व हो। क्वेश्चन है जिस तरह यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 15 टू एक्स, तो आपने देखना है कि क्या आप इसको सब्स्टिट्यूट रख सकते हैं। अमूमन वो लेना है जिसका डेरिवेटिव आपके पास हो। तो यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आता है? तो ये आपके पास आता है 2 ऑफ एक्स। ठीक है, 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स के पर पावर रूल लगेगा तो वो 2x होगा। तो यहाँ पर आपके पास 2x मौजूद है, यहाँ पर आगे फर्दर आपके पास है, तो इसमें आप u को रख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको आप डिफरेंशियल अप्लाई करें, डी यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? ये आपके पास हो जाएगा 2x dx के। ठीक है, हम इसका फुल डेरिवेटिव नहीं ले रहे, तो इस वजह से ये 1 नहीं होगा। तो हम यहाँ पर डिफरेंशियल ले रहे हैं, तो ये क्या होगा? जिस तरह डेफिनेशन में था कि आप जब डी अप्लाई करेंगे तो वो डेरिवेटिव के साथ dx आएगा। तो ये डी यू की ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमने पुट कर देना है इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन आपके पास क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह हम u पुट करेंगे, u की पावर 50 हो जाएगा, और ये आपके पास 2x dx की वैल्यू किसके इक्वल है? 2x dx आपके पास du के इक्वल है, तो ये आपके पास du आ जाएगा। ये हमने फॉर्म बना लिए, इस फॉर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब जस्ट यहाँ पर जस्ट इंटीग्रल करना है। ये आपके पास क्या है? 15 है। अब u का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है? 1 होता है। अब जिसका डेरिवेटिव 1 हो तो उसमें क्या होता है? पावर इंक्रीज होती है। हमने ये वाला रूल यूज करना है, एक्स एन डी एक्स हो, इसका मतलब कि इसका डेरिवेटिव 1 है, तो आप पावर लगा सकते हैं। इस तरह से अगर जिसका डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो क्या होता है? इनवर्स पावर में एक ऐड होता है, जो ऐड होता है उसे डिनोमिनेटर में लिखते हैं। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 50 प्लस 1 50 प्लस 1। ठीक है, और आंसर के साथ सी आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा u 51 ओवर 51 प्लस सी। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं u में अगेन पुट कर दें, u किसके इक्वल है? वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 51 ओवर 51। अगर यहाँ पर मेंशन ना हो कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करें, तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। इसका डेरिवेटिव क्योंकि आगे मौजूद है, तो आप क्या कर सकते हैं? 50 में आपने प्लस 1 कर 1 कर सकते हैं, ये इसकी हेल्प से। या अगर आगे आपके पास डेरिवेटिव मौजूद हो तो आप पावर में ऐड करते हैं। इंटीग्रेशन का ये रूल होता है। तो ये रूल कौन सा है? हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे वेरीफाई कर दिया। ठीक है, ये किस तरह से आता है। इसी तरह आपके पास ये डिफरेंट क्वेश्चन है, यहाँ साइन एक्स प्लस 9 dx। तो हम देख लेते हैं, अगर हम डेरिवेटिव लें x प्लस 9 का, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है? 1 आता है। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट क्या कर सकते हैं? हम लेट कर सकते हैं u को x प्लस 9। जब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये आपके पास क्या होगा? डी यू किसके इक्वल होगा? डी एक्स के। अब हम इसको सी में पुट कर देंगे तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, इंटीग्रल साइन u और डी एक्स किसके इक्वल है? डी यू के इक्वल है। इसके इंटीग्रल सॉल्व करेंगे
तो साइन यू किसके है, साइन की आपके पास आती है माइनस कॉस यू प्लस सी और माइनस कॉस यू। यू का आंसर क्या होगा, यू की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि आपके पास है एक्स प्लस 9 प्लस सी। ठीक है, ये तो थोड़ा सा आप अगर आप बता देंगे किस तरह से रूल यूज़ किए जाते हैं, तो आपके पास एक टेक्निक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम बता सकते हैं किस तरह से हम इंटीग्रल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसके बाद है आपके पास इंटीग्रल कॉस 5x। अगर आप इसका डेरिवेटिव लें 5x का, तो वो क्या आता है आपके पास 5 आता है। तो इसमें यहाँ पर 5 इन्वॉल्व नहीं है, तब भी हम यही ले लेंगे क्योंकि हम सॉल्व कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में। यू आपके पास क्या है 5x है, इसका आप डिफरेंशियल ले लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा डी यू इज इक्वल टू 5 dx। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जस्ट dx है 5 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 5 को डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड किया तो ये होगा 1/5 डी यू इज इक्वल टू dx की वैल्यूज हमने निकाल ली है जो कि आपके पास ये आई है। अब इनको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, पुट करेंगे इंटीग्रल कॉस 5u की जगह हम क्या 5x की जगह हम क्या लिखेंगे u लिख देंगे, और dx की जगह हम ये पुट करेंगे 1/5 du। जिस तरह आप ये कहते हैं अगर आपके पास इसका डेरिवेटिव नहीं मौजूद तो आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करेंगे तो आपने क्या करना है 1/5 से यानी कि 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, जिसकी वजह से फिर आप इंटीग्रल को तब सोल्व आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये आपके पास कांस्टेंट है 1/5 और साइड इंटीग्रल आ जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा cos u du। इसका आप इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/5 साइन u प्लस सी। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर आप u की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 1/5। यहाँ ये आंसर ठीक है क्योंकि डेफिनेशन में वहाँ पर आप u प्लस सी था, यहाँ तक भी आंसर ठीक है, आगे जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। तो यहाँ पर साइन u की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं u की, जो कि थी 5x, ये 5x प्लस। ये मैं सब्स्टिट्यूशन को भी बता रही हूँ, साथ साथ डायरेक्ट भी बता रही हूँ। अगर आप डायरेक्ट करें तो किस तरह से करेंगे, दोनों के आंसर सेम होंगे, कोई खास आपके पास डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इसे डायरेक्ट करेंगे क्योंकि इसका एंगल आपके पास एंगल का डेरिवेटिव दिए हैं, तो एंगल के डेरिवेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, जो वो इस तरह से आपको पता है डायरेक्ट हमने किया हुआ है। इसका एंगल का डेरिवेटिव लेंगे जो क्या होता है 5 होता है, तो डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रल में आपके पास क्या होता है डिवाइड होगा। अब इसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है। अगर आपके पास ये यहाँ पर 2 ना हो, चले 2 के साथ तो करना इजी है। अगर 2 ना हो चले दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेते हैं, ये कर लें और दूसरा आपने इस तरह से भी करना है चेक 1 + x² x d of x। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो हम u ले लेते हैं 1 + x² डिफरेंशियल लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा डी यू इज इक्वल टू 2x dx। अब इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो ये हो जाएगी आपके पास इंटीग्रल u की स्क्वायर रूट और 2x dx किसके इक्वल है डी यू के इक्वल है। अब u का डेरिवेटिव 1 होता है तो इसमें हम ऐड कर देंगे 1, प्लस सी आ जाएगा। इसे सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3/2 2/3 प्लस सी
u की वैल्यू पुट कर दें जो कि आपके पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2/3 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 प्लस सी। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आंसर है। अब दूसरा यहाँ से देख लें, ये आपके पास था। अब यहाँ पर u आपने वही लेना है, u आपने ले लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल ले लें जो कि आपके पास हो जाएगा डी यू इज इक्वल टू 2x dx। अब यहाँ पर आपके पास जस्ट x dx है, तो क्या करेंगे 1/2 को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1/2 डी यू इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। अब आप सब्स्टिट्यूट कर लें, तो ये आपके पास हो जाएगा u की स्क्वायर रूट आपके पास 1/2 होती है इसकी वैल्यू, और x dx की जगह 1/2 डी यू। कॉन्स्टेंट को बाई ले आए, तो u आपके पास हो जाएगा 3/2। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व आउट कर लेंगे, तो ये आपके पास क्या है, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/3 u 3/2 प्लस। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, देखें हम वहाँ पर 2 था तो आपके पास क्या आया। अब अगर आपने 2 को 5 से रिमूव कर दिया, तो ये आपके पास मेथड वही है, बस सब्स्टिट्यूशन के लिए आपके पास ये थोड़ी सी आ गई। अब इसके बाद आपके पास ये भी है, ये इन फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक है। एवेल्युएट, ये आपके पास इंटेग्रल एक्स स्क्वायर साइन क्यूब। ठीक है, अब आपने देखना है इसका आप क्या कर सकते हैं, क्या सब्स्टिट्यूशन लेंगे, किसका डेरिवेटिव बना सकते हैं, इसे कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। इजी है, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे u को एक्स क्यूब के इक्वल। ठीक है, बेसिकली इसे आप अरेंज कर लें, अरेंज करेंगे ये आपके पास हो जाएगा इंटेग्रल साइन एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसे आगे लें, यहाँ पर आप लेट कर लें, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, u को इक्वल रख लें एक्स क्यूब के, डिफरेंशियल अप्लाई कर दें, तो ये आपके पास हो जाएगा डी यू, यहाँ पर पावर रूल लग जाएगा जिसकी जो इक्वल है 3x स्क्वायर डी एक्स की। अब इनको पुट यहाँ से देख लें, यहाँ पर 3 नहीं है, तो क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 डी यू इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स। यहाँ से इसकी वैल्यूज आपके पास ये आ जाएगी, इसे पुट कर दें, पुट करेंगे साइन u और x के dx किसके इक्वल है, वो है आपके पास 1/3 डी यू के। कांस्टेंट आप y निकाल लेंगे, 1/3 है, साइन u डी यू आ जाएगा। साइन की इंटीग्रेशन आपके पास क्या आती है, माइनस कॉस u प्लस सी और माइनस 1/3। अच्छा, कॉस u की जगह क्या लिखेंगे, u की जगह आपने क्या पुट किया था, ये था एक्स क्यूब, तो आपके पास आ जाएगा कॉस
डायरेक्ट भी करें, अगर डेरिवेटिव आगे इन्वॉल्व हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। इस तरह इसके क्वेश्चन है 4.3 से 4.3 में 1 to 46, उसमें से कुछ आपको मैं यहाँ पर करवा देती हूँ। तो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है, इंटेग्रल 1/cos स्क्वायर टू थीटा डी थीटा। इसको आपने सॉल्व आउट करना है। विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये आपके पास इस तरह से इंटेग्रल मौजूद है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसमें कुछ भी सब्स्टिट्यूट करने से पहले इसकी आइडेंटिटी देख लेते हैं। 1/cos स्क्वायर टू थीटा, इसमें कौन सी, ये किसके इक्वल होता है? ये आपके पास इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं। हमें पता है कि जो सेकंड आपके पास किसका रेसिप्रोकल होता है, आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, ये आपके पास होता है cos टू थीटा, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर इंटीग्रल को थोड़ा सा अपने इजीली फॉर्म में बना लेंगे। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, सेकंड स्क्वायर टू थीटा डी थीटा। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, हम लिख लेंगे u को टू थीटा के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी यू डिफरेंशियल ले लेंगे, जो आपके पास हो जाएगा टू डी थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास है डी थीटा, टू नहीं है, डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 डी यू इज इक्वल टू डी थीटा, टू डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर सिंपली पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सेकंड स्क्वायर टू थीटा की जगह हम यू लिख देंगे, डी थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा 1/2 डी यू। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं, ये आपके पास आ जाएगा सेकंड स्क्वायर यू डी यू। ये आपके पास इंटीग्रल सिंपल फॉर्म में बनती है। और हमें पता है ये, अच्छा, सेकंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, 10 का आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो सेकंड स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर आप लिख लें 1/2 10 यू प्लस यू की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/2 10 यू किसके इक्वल पुट किया हुआ है, यू हमने पुट किया हुआ टू थीटा के इक्वल, जिसे आप टू थीटा लें प्लस सी। डायरेक्ट भी आप करेंगे तो आपके पास क्या होगा, पहले आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ से एंगल, क्योंकि डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर हम डिवाइड करें तो उसका आंसर भी यही आ रहा है, डायरेक्ट का आंसर भी यही आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन से भी यही आ रहा है। अगर आप रिजल्ट का डेरिवेटिव लेना तो आपके पास यही फंक्शन बनता है। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं, वेरिफिकेशन